नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पिके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में हम चर्चा करने जा रहे हैं तमिलनाडु के भावी मुख्यमंत्री को लेकर, जिनका न जाति का कोई आधार है न धर्म के इतने मतदाता कि वो तमिलनाडु जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सके। लेकिन जब से चुनाव परिणाम आए हैं, लगातार सोशल मीडिया पर उनकी जाति सर्च की जा रही है। जोसेफ विजय चंद्रशेखर तमिलनाडु के भावी मुख्यमंत्री है, लेकिन उनकी पार्टी टीवीके के चुनाव जीतने के साथ ही देश भर में, खास तौर पर नॉर्थ इंडिया में, उनके सबसे ज़्यादा लोग विजय की जाति को सर्च कर रहे हैं। गूगल पर विजय की जाति को लोग हर एंगल से सर्च कर रहे हैं, लेकिन गूगल देवता है कि विजय की जाति बता ही नहीं रहे। हाँ, वे ईसाई धर्म से हैं और उनकी माँ हिंदू है। विजय की शादी श्रीलंका के तमिल परिवार की संगीता से हुई थी, जिससे उनका एक बेटा और बेटी है, जिससे तलाक हो चुका है। उनका जन्म लंदन में हुआ था। उनके पार्टी ने धर्मनिरपेक्ष सोशल जस्टिस को अपनी आइडियोलॉजी बनाया, जिसके चलते हर आदमी उनमें अपनी जाति ढूंढने लगा है। पेश है एक रिपोर्ट। विजय चंद्रशेखर थलापति के चुनाव अभियान के दौरान सेकुलर सोशल जस्टिस को अपनी आइडियोलॉजी बनाने के साथ ही विजय ने स्वामी पेरियार अंबेडकर साहब की तस्वीरों के साथ चुनाव प्रचार किया और उनमें लोग दलित, आदिवासी और द्रविड़ ढूंढने लगे। तो कामराज का जिक्र करने से उनमें लोग पंडित ढूंढने लगे। बहुत से लोग पेरियार के कारण ओबीसी खोज रहे हैं। लेकिन इन सबसे दूर एक्टर विजय एक अच्छे इंसान है और उन्होंने अपनी पार्टी टीवीके की मूल विचारधारा सेकुलर सोशल जस्टिस को अपनाया और इसी को अपनी आइडियोलॉजी बनाया। पेरियार, अंबेडकर और कामराज का उन्होंने जिक्र किया। जगह जगह उन्होंने उनकी विचारधारा का समर्थन किया। उनका कहना था कि सोशल जस्टिस ज़रूरी है, तो ह्यूमन एम्पावरमेंट, इक्वलिटी, समानता, सामाजिक समानता और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने मुद्दा खोला, मोर्चा खोला। ड्रग्स को बड़ा मुद्दा बनाया और उन्होंने अपने आप को द्रविड़ संस्कृति का असली वारिस भी बताया। भले ही उनके कागजों में उनके किसी जाति का उल्लेख नहीं हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को द्रविड़ राजनीति का असली वारिस बताया। कई बार मंचों से कहा कि वे असली कांग्रेस के लोग उनके साथ हैं। कांग्रेस के साथ अपने आप का संबंध भी साबित करने की कोशिश की और सार्वजनिक मंचों से उन्होंने कहा कि जो असली कांग्रेस के लोग हैं वो उनके साथ है। पहले दिन से ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और उन्होंने साफ कर दिया कि वो चुनाव जीते या हारें, वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। भाजपा की विचारधारा का उन्होंने खुलकर विरोध किया और उन्होंने ऐसा नहीं कि कांग्रेस की या डीएमके की या एआईडीएमके की विचारधारा का विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया। तो जो बीजेपी के एंटी वोटर थे वो उनके साथ पहले दिन से जुड़ते गए। जो बाबा साहब अंबेडकर के फॉलोवर थे वो उनके साथ जुड़ते गए। जो पेरियार साहब को मानते थे वो जुड़ते गए। जो कामराज साहब को मानने वाले थे वो जुड़ते गए। तो धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और इसका फ़ायदा ये मिला कि जो बीजेपी विरोधी वोट बैंक था वो सीधा विजय को मिला। खासतौर पर कांग्रेस का मूल वोट बैंक विजय के खाते में चला गया। उन्होंने अपनी चुनावी सभाओं के दौरान खुलकर डीएमके, एआईडीएमके और बीजेपी के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। वो अपनी बात रखते गए, लोगों के बीच गए और उनके फॉलोअर्स जो लाखों करोड़ों की संख्या में थे, वही उनके समर्थक और कार्यकर्ता बन गए। खुद विजय की बात करें तो इनका जो आधार है 6-7 करोड़ वहाँ की आबादी बताई जाती है, जिसमें 40 लाख के लगभग ईसाई बताए जाते हैं और 40 लाख के आधार पर कोई भी किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन विजय ने न तो सामने धर्म को रखा, न जाति को रखा और अपने कर्म को रखा। उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी की जो मूल विचारधारा थी, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की पैरवी की, वो खुलकर की, हर मंच से की, हर सभा में की। प्रचार के दौरान वे मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए, चर्च भी गए। तो पेरियार साहब और अंबेडकर साहब की मूर्तियों पर भी उन्होंने नमन किया। पिछले 50-60 साल के तमिलनाडु के इतिहास को देखा जाए तो वहाँ एंटी ब्राह्मण
यानी कि डीएमके और ब्राह्मण विचारधारा का समर्थन करने वाली एआईडीएमके की ही सरकारें बनती रही है। कभी डीएमके कभी एआईडीएमके, दोनों ही पार्टियों की सरकारें बनती रही है और दोनों में ही एक दूसरे का इतना विरोध है, हद से ज़्यादा विरोध, कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। लेकिन विजय ने यहाँ साझा संस्कृति की बात की, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बात की। उन्होंने कहा कि आदमी की इच्छा पर निर्भर है कि वो किसी भगवान को माने या नहीं माने, किसी पर थोपा नहीं जाए और इस देश में धर्मनिरपेक्षता रहनी चाहिए, सबको अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी है। एक तरह से उन्होंने बिल्कुल अपनी बात अलग रखी, न तो वो पेरियार की तरह कि भगवान है ही नहीं, उन्होंने अस्तित्व से इनकार ही नहीं किया कभी, और न उन्होंने दूसरी विचारधारा को थोपा। तो जो ये उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता हमारी पार्टी की मूल है, वे पेरियार को साथ लेकर भी चले, लेकिन उन्होंने देवी देवताओं का विरोध या अपमान करने की बात नहीं कही। इसीलिए जो अपर कास्ट था वो भी विजय के साथ जुड़ गया, जो लोअर कास्ट थी वो विजय के साथ पहले दिन से जुड़ गई। तो बताया जा रहा है कि उन्होंने सामान्य सीटों पर 28 एससी लोगों को टिकट दिए। पहली बार जनरल सीटों पर विजय ने एससी लोगों को टिकट दिया और वो सारे जीत गए। तो ये विजय की एक तरह से रणनीति रही। इसीलिए अब जो एससी के लोग हैं नॉर्थ इंडिया वाले, उनके साथ अंबेडकर साहब की तस्वीर देख के बार बार उनकी कास्ट को सर्च कर रहे हैं। ओबीसी के लोग पेरियार साहब के हिसाब से उनकी ओबीसी कास्ट को सर्च कर रहे हैं कि ओबीसी के तो नहीं है, कोई जाट देख रहा है, कोई गुजर देख रहा है, कोई कौन देख रहा है, आदिवासी अलग अपने हिसाब से उनको सर्च कर रहे हैं। तो सबका अलग अलग नज़रिया है, आदमी एक है, नज़रिया अलग अलग है। कोई उनमें कामराज को देखकर ब्राह्मण ढूंढ रहा है कि हो सकता है वो कन्वर्टेड ईसाई हो। तो सब लोगों में एक तरह से उत्सुकता बनी हुई है विजय को लेकर कि विजय आखिरकार है कौन सी जाति के, और गूगल पर जाकर उनकी लगातार कास्ट को सर्च किया जा रहा है। लेकिन तमाम लोगों को गूगल पर भी निराशा ही हाथ लग रही है, क्योंकि एक्टर विजय उस लेवल पर थे जहां न जाति को उन्होंने कभी मुद्दा बनाया, न धर्म को मुद्दा बनाया, उन्होंने अपने कर्म को मुद्दा बनाया। जब वो फिल्मों में काम कर रहे थे तो फिल्मों में भी उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्थापित अभिनेता के तौर पर स्थापित किया। वे रजनीकांत से भी ज़्यादा फीस लेने वाले अभिनेता बन गए। और टीवी के जो उन्होंने स्थापना की, तो उनके खुद के पिता भी फिल्मों के निर्माता निर्देशक रहे हैं। तो वहाँ भी जाति और धर्म कोई मायने नहीं रखती थी। उनकी माँ शास्त्रीय संगीत पार्श्व गायिका थी, शोभा चंद्रशेखर। तो वे जिस परिवार से आते हैं वहाँ जाति और धर्म के कोई मायने नहीं थे। लेकिन क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और वो पहले ईसाई मुख्यमंत्री होंगे, हिंदू बहुल जो प्रदेश है उसके, तो वे आरंभ से ही फिल्मी घराने से रहे। तो उन्होंने कभी न तो जाति न धर्म को कभी महत्व दिया। उनके पिता ईसाई और माँ हिंदू होने के कारण उनकी परवरिश भी धर्मनिरपेक्ष माहौल में हुई। जब जिस व्यक्ति की परवरिश धर्मनिरपेक्ष माहौल में हुई हो, जिनकी माँ हिंदू हो, तो सवेरे से लेकर उनको हिंदू माहौल की शिक्षा मिली होगी। पिता ईसाई थे तो ईसाई धर्म की शिक्षा मिली होगी। जब घर में हिंदू और ईसाई धर्म का माहौल रहा हो, और फिल्मों में तो फिर तमाम चीज़ें एक जैसी है ही, तो कहीं ना कहीं उनकी जो परवरिश हुई वो इस तरह के माहौल में हुई कि उन्होंने इस चीज़ को कोई तवज्जो नहीं दी। जब उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाया तो सबसे उन्होंने अपनी जो टैगलाइन रखी धर्मनिरपेक्ष सामाजिक समरसता को दिया, जिसके आधार पर उन्होंने स्थानीय लोगों की नब्ज पहचानी। न तो बहुत ज़्यादा कड़क द्रविड़ संस्कृति की तरफ झुके, न एंटी जो एआईडीएमके की विचारधारा थी उसका समर्थन किया, और उन्होंने पहले दिन से ही भाजपा की विचारधारा का विरोध जरूर किया। भाजपा की विचारधारा का विरोध किया और उनकी फिल्म के प्रदर्शन तक पर भी रोक लग गई थी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, एमके स्टालिन ने ट्वीट किया, उनके समर्थन में आए और कई लोग उनके समर्थन में आए। इसीलिए जब उनकी पार्टी 108 सीटें जीत चुकी थी तब उनके पिता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन ले सकते हैं, और अभी भी शायद हो सकता है कांग्रेस पार्टी का वो समर्थन ले ले। भाजपा की तो वहाँ एक ही सीट जीती है। भाजपा के लिए उन्होंने साफ तौर पर जो उनकी चुनावी सभाएं देखी है उनमें साफ तौर पर उन्होंने भाजपा का विरोध किया पहले दिन से कि वो भाजपा के साथ नहीं जाने वाले हैं। इसीलिए जो भाजपा विरोधी लोग थे वो उनके साथ जुट गए। और अब जो
सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है वो उनकी कास्ट को लेकर चल रहा है कि आखिरकार वो कौन सी जाति के हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग भले ही वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री बन जाए, मोदी जी की जाति ढूंढ ली लोगों ने, राष्ट्रपति बनी उनकी मुर्मू जी की जाति ढूंढ ली लोगों ने, उससे पहले जो राष्ट्रपति थे उनकी जाति ढूंढ ली। तो हमारे यहाँ भले ही आदमी किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाए, किसी बड़े से बड़े पोस्ट पे पहुंच जाए, देश के सबसे बड़े पद पर पहुंच जाए, पर वो जाति पीछा नहीं छोड़ती है। और यही कारण है कि कल तक विजय की कोई जाति पूछ नहीं रहा था, उनके धर्म के बारे में भी, क्योंकि विजय नाम सुनकर उन्हें सबको लग रहा है हिंदू है, लेकिन अब सबको पता लग रहा है कि जोसेफ विजय चंद्रशेखर है उनका पूरा नाम, तो वो ईसाई हो गए। लेकिन बात सबसे बड़ी यह है कि विजय चंद्रशेखर ने वहां अपनी पार्टी की जड़ें जमाई और 2 साल में ही पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाया कि उनकी जाति का न कोई आधार है, न उनके धर्म का इतना बड़ा कोई वहां पे वोट बैंक है। उसके बावजूद वहां की जनता ने उस पार्टी की विचारधारा को इतना पसंद किया कि आज वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तमिलनाडु में उभरी है और सरकार बनाने जा रही है। ईसाई समाज की कुल आबादी की भी बात करें तो वहाँ 40 लाख से ज़्यादा नहीं है, लेकिन और दूसरे जो हिंदू और दूसरी समाजों की बात करें तो उनकी आबादी 6 से 7 करोड़ के बीच में आती है। तो कहीं भी यदि ये अगर जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर भी चुनाव लड़ते तो ज़्यादा ज़्यादा 1 सीट जीत सकते थे। लेकिन जब विचारधारा मजबूत होती है, कर्म क्षेत्र मजबूत होता है और जब अपनी पारदर्शिता रखी जाती है और जिस तरह की उन्होंने नीतियाँ बनाई, जो घोषणाएं की, अपना घोषणा पत्र जो वहाँ लागू किया या उसको जो जनता के बीच लेके गए, वो लोगों को बहुत पसंद आया। क्योंकि तमिलनाडु में लोग द्रविड़ और गैर द्रविड़ राजनीति में ऐसा पिसे हुए थे कि उन्होंने तीसरा मध्यम रास्ता चुन लिया। और अब जो रास्ता बना है ये पहली बार बदला है, क्योंकि 59 साल की राजनीतिक इतिहास में वहाँ सिर्फ द्रविड़ और गैर द्रविड़ वाला मामला चलता था। AIDMK और DMK की राजनीति चलती थी, वही उनके शुरू से सत्ता की लड़ाई उन दोनों के बीच रही थी। लेकिन बीच में रजनीकांत का नाम भी आया था, उन्होंने पार्टी बनाई, फिर कमल हासन का नाम भी आया, उन्होंने पार्टी बनाई, लेकिन दोनों हिम्मत नहीं जुटा पाए। और एक्टर विजय ने हिम्मत जुटाई और 2 साल में ही जिस तरीके से उन्होंने काम किया, उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और आज उन्होंने सत्ता के करीब है, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और सभी राजनीतिक पार्टियां विजय को समर्थन देने को भी तैयार है कि हमारा समर्थन ले लो, क्योंकि 10 सीटों की दरकार है। 10 सीटें कोई भी, 5 सीटें कांग्रेस के पास है, 4 दूसरी पार्टी के पास है, तो वो देने को तैयार हो जाएंगे और विजय सरकार भी बना लेंगे। लेकिन लोगों को कहीं नहीं लगता है कि यार इसमें देख तो लें, ये मेरी जाति के मुख्यमंत्री तो नहीं है, क्योंकि उनके जो अम्बेडकर साहब की तस्वीर लेके घूमे तो वो पागल हो रहे हैं, बिल्कुल अम्बेडकरवादी। उनको लग रहा है कि वो हमारी जाति धर्म के हैं और दूसरे लोग सोच रहे हैं हमारी जाति के हैं। तो सब अपनी अपनी जाति विजय एक्टर में ढूंढने लगे हैं। लेकिन हमको और तमाम लोगों को ये सोचना चाहिए, जो व्यक्ति एक सूबे का मुख्यमंत्री बनने वाला है, जिसने एक पार्टी खड़ी की, जिसने पार्टी की नीतियां घोषित की और उन नीतियों के आधार पर लोगों ने उसका समर्थन किया, अब जब वो मुख्यमंत्री जैसे ओहदे पर बैठने वाला है तो क्या वो किसी एक व्यक्ति, एक धर्म या एक जाति के लिए काम करेगा? वो सभी धर्मों के लिए काम करेगा, सभी जातियों के लिए काम करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, किसी जाति या धर्म का नहीं होता है। लेकिन हमारी मानसिकता अभी भी इतनी ग्रसित है कि हम उस मानसिकता से बाहर नहीं निकलते। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लगातार, गूगल पर तमिलनाडु के नए सितारे, नए मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री विजय की जाति को लेकर ट्रोल किया जा रहा है, सर्च किया जा रहा है कि एक बार पता लग जाए, ताकि हम लिख सके सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कि ये फला जाति का मुख्यमंत्री होने जा रहा है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि जिस एक्टर ने 2 साल के अंदर इतनी मेहनत की, जिसका जाति का, धर्म का कोई बड़ा आधार नहीं था, उसने तमाम लोगों को मात देते हुए, यानी हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिलेगा, जो, क्योंकि यहाँ पे तो हम जातिगत आधार पर राजनीति का सबसे बड़ा टिकट वितरण ही जाति के आधार पर होता है। तो यहाँ बिना जाति के आधार के, बिना धर्म के आधार के ही उन्होंने तमिलनाडु जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बैठने जा रहे हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो जाति सोशल मीडिया पर सर्च कर रहे हैं, वो अपना माइंड थोड़ा वाश करे और उनको अपनी ही जाति का समझे, भले ही वो किसी भी जाति, समाज या धर्म के हो। तो पीके टाइम्स में फिलहाल इतना ही।